हेलो बच्चों, टारगेट बैच में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 से। जी हाँ साथियों, केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 यानी ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट चैप्टर का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें हम बारीकी से एक एक पॉइंट को देखेंगे जो आपके बोर्ड के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट रहता है और बार बार आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है सभी इस क्लास में सॉल्व करेंगे और एक एक थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने भाई बहन दोस्त में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठोस अवस्था का सबसे पहला पॉइंट आता है कि आखिर ठोस क्या है। तो वैसे पदार्थ जो संपीड्य नहीं है, जो दबाने पर नहीं दबता है, उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। चलिए जानते हैं किताबी भाषा में ठोस हम किसको बोलते हैं। कहता है ठोस अवस्था वह पदार्थ की वह अवस्था है, प्यारे साथियों, ठोस यानी सॉलिड स्टेट पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण जो होते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा, अवयवी कण यानी एक एक जो छोटे छोटे इस प्रकार के कण होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, परबल अंतराण्विक। जी हाँ, याद रखिएगा, ये लाइन आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। परबल अंतराण्विक बलों द्वारा जालक में क्या होते हैं? संवृत संकुलित रहते हैं। क्या रहते हैं? संवृत रहते हैं। और क्या रहते हैं? संकुलित रहते हैं। कहने का मतलब है आपके पास इस प्रकार का अगर यहाँ पे बॉक्स है प्यारे साथियों, तो लाइनिंग में जमा रहता है इसके अणु, आयन, परमाणु जो भी कण होते हैं वो। तो कहने का मतलब है क्या होते हैं? संकुलित रहते हैं, जिस कारण से गति करने में असमर्थ रहते हैं। क्या होते हैं? ये गति नहीं कर पाते, इतनी ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा ये पैकेज जो होता है प्यारे साथियों, इतना ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, कसा हुआ रहता है कि आपस में ये जो कण है ये क्या नहीं कर सकते प्यारे साथियों? गति नहीं कर सकते। क्या नहीं करते हैं? गति नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है? गति करने में असमर्थ रहते हैं तथा ये केवल अपने अक्ष पर कंपन कर सकते हैं। अपने अक्ष पर केवल कंपन कर सकते हैं। वैसे वस्तु, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। यानी आम भाषा में कह सकते हैं, अभी आप जिस चेयर पर बैठे हैं प्यारे साथियों, अभी आप जिस चेयर यानी जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, वो कुर्सी क्या है? यहाँ पे ठोस वस्तु है। यानी टेबल पर, जिस टेबल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या है? वो ठोस पदार्थ है, सॉलिड स्टेट है। जिस पेन से आप लिख रहे हैं प्यारे साथियों, वो क्या है? वो भी ठोस पदार्थ है यानी सॉलिड स्टेट है। जिस फोन से आप पढ़ रहे हैं वो भी क्या है? सॉलिड स्टेट है। यानी आप नजर उठा के देखिएगा, अभी आपके रूम में जो भी वस्तु दिख रहा होगा सभी क्या है? सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था है। तो ठोस अवस्था आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि वैसा पदार्थ या अवयवी कण जो अणु, परमाणु, आयन यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे दबाने पर भी नहीं दबता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, या दूसरे प्रकार के परिभाषा से आप बता सकते हैं ठोस अवस्था को। ठोस अवस्था का एक और परिभाषा है जिसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिनका गलनांक कमरे के ताप से अधिक हो। यानी जो कोई भी वस्तु कमरे के ताप पर अगर नहीं पिघल रहा है, वो सभी वस्तु क्या है? ठोस है। तो वह पदार्थ को ठोस अवस्था कहते हैं या कहलाती है। मतलब आपके हाथ में जो अभी पेन है, मोबाइल है, टेबल है, वो कमरे के ताप पर पिघल नहीं रहा है, यानी ठोस अवस्था से लिक्विड में नहीं आ रहा है प्यारे साथियों, यानी कमरे के ताप पर, तो उसको हम लोग ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट बोलते हैं। जैसे आपके घर में थर्मामीटर रहता होगा प्यारे साथियों, तो थर्मामीटर क्या होता है? कमरे के ताप पर भी ये द्रव अवस्था में रहता है यानी लिक्विड स्टेट में रहता है। इसको हम लोग ठोस अवस्था नहीं कह सकते, लिक्विड स्टेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड स्टेट बोलते हैं। बट यहाँ पे बात आती है ठोस अवस्था की, तो हमने बताया दूसरी परिभाषा में, वैसे पदार्थ जिनका गलनांक कमरे के ताप से अधिक हो, वो पदार्थ को क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट बोलते हैं। तो ठोस अवस्था का आपको परिभाषा, इंट्रोडक्शन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ठोस को वर्गीकृत करते हैं। ठोस को वर्गीकृत प्यारे साथियों मुख्यतः दो भागों में किया जाता है।
ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक एक पॉइंट आपसे आंसर्स आप क्वेश्चन आंसर बना के आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। Q&A में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। पूछेगा कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं मुख्यतः। एक और होता है प्यारे साथियों, यहाँ पे द्रव्य भी आता है लेकिन यहाँ पे वो शामिल नहीं है। तो ठोसों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से, क्रिस्टलीय ठोस पहला होता है यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड को एक और भाषा में हम लोग इसे झूठा क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, झूठा ठोस भी बोल देते हैं। अच्छा, झूठा ठोस क्या होता है, तो आपके अभी सामने एक खिड़की लगा हुआ है, विंडो जिसे बोलते हैं, खिड़की विंडो। विंडो में जो प्यारे साथियों ग्लास लगा रहता है, जी हाँ, विंडो में जो ग्लास आपके पास लगा रहता है, वो ग्लास अगर आप देखते हैं कि वो ठंडी या गर्मी के मौसम में क्या होता है, वो ऊपर से पतला हो जाता है लेकिन नीचे बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय यानी एमॉर्फस झूठा ठोस बोलते हैं। लेकिन चलिए अभी बात करते हैं ठोसों की वर्गीकरण के। तो मुख्यतः दो भागों में ठोस को बांटा गया, सॉलिड्स को बांटा गया। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों को बारीकी से देखेंगे, दोनों को अलग अलग पॉइंट बनाकर हमने यहाँ पे नोट्स मिलाया है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जरूर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहला बात कर लेते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की। ध्यानपूर्वक समझिएगा एक एक पॉइंट को, ताकि आप अपने एग्जाम तक बिल्कुल भूल ना पाए। क्रिस्टलीय ठोस आखिर क्या होता है, कहता है क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जो होते हैं, अणु, परमाणु, आयन, ये निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। किस प्रकार रहते हैं, एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इस निश्चितता की प्रकार की इकाई होती है। कहने का मतलब क्या होता है, जरा यहाँ पे समझाने का प्रयास। निश्चित प्रकार से कहने का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास ये कोई सॉलिड पदार्थ है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं एक लाइन में होते हैं, इस प्रकार से प्यारे साथियों एक लाइन बना के जमे होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एक निश्चित प्रकार में क्या होते हैं, यहाँ पे जमे रहते हैं इसके अवयवी कण। इसलिए इस ठोस को क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जो होते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ये निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इस निश्चितता की प्रकार की इकाई भी होती है जिसे छोटे छोटे कहते हैं। ये छोटे छोटे जो कण होते हैं, अणु, आयन परमाणु हो सकते हैं और निश्चित आकार में सजे रहते, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में आपसे अंतर पूछा जाता है। ये आपसे 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाएगा आपके बिहार बोर्ड में, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चंस एंड आंसर के लिए। चलते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस की ओर। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे और हमको देखने को मिल रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे छूटा हुआ है कि इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती है। कहने का मतलब क्या होता है, ये जो इकाई में सजा हुआ था इनका पुनरावृत्ति होता रहता है, यानी आगे भी इसी प्रकार के इकाई में सजे रहते। तो इकाई की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, जिसके कारण क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति यानी अभिविन्यास जो होता है निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। यानी अभिविन्यास या अभिन्यास कहने का मतलब ये जो आकार है इसका क्रिस्टलीय ठोस का, ये एकदम निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है। इसीलिए इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि इसका आकार जो होता है सामान्य टेम्परेचर पर बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसके कुछ और प्रकार है, इसको समझ लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में और क्या क्या इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहता है क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहते हैं। यही वो ठोस है जो क्रिस्टलीय है, सॉलिड्स है, वास्तविक ठोस है भी कहा जाता है जा सकता है। जैसे कि हीरा को आप लोगों ने देखा होगा, ग्रेफाइट और क्वार्ज को, जैसा कि क्वार्ज का हमने बताया, सिल्वर आदि क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन क्वार्ज जो होता है अपवाद है प्यारे साथियों। क्या है, अपवाद है, ये याद रखिएगा। क्वार्ज क्या है, अपवाद है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पर और कुछ इसके बारे में जानते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में
ध्यानपूर्वक सुनिएगा, काफी आपसे इंपॉर्टेंट ये सवाल पूछा जा सकता है। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में अंतर आपसे पूछा जाएगा। ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं आपके बीसीईबी बोर्ड में विशेषकर। चलिए तो अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो भी स्टूडेंट बायो का है उसका लेक्चर स्टार्ट कर दिया गया है, फर्स्ट लेक्चर्स आप लोग जरूर जाके देखिए। तो कहता है अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जो होते हैं, अणु, परमाणु, आयन अनिश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। क्रिस्टलीय में तो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित थे प्यारे साथियों। इस प्रकार से बात करें तो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित थे। किसमें? क्रिस्टलीय में इस प्रकार से एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित थे। लेकिन यहाँ पे परमाणु, आयन अनिश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते तथा कणों की व्यवस्था क्रम अनियमित होने के कारण ये अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते। बात करें अनियमित क्या होता है, जरा जूम करते हैं, उधर बताने का प्रयास करते। एक प्रकार का मान लीजिए बॉक्स है, ठीक है, एक प्रकार का बॉक्स है। आप लोगों ने लड्डू का डिब्बा देखा होगा। लड्डू में क्या होता है प्यारे साथियों, यहाँ पे लाइन से तो होते हैं लेकिन कुछ कुछ लड्डू इसके ऊपर होते हैं, इस प्रकार से रख दिए जाते हैं, इस प्रकार से यानी अनियमित लाइन होती है। कोई लाइन इधर नहीं, कोई उधर नहीं, मतलब एक लाइनिंग में न होकर प्यारे साथियों लाइन से भटकते हुए रहता है, यानी इस प्रकार से रहता है। जैसे हम देख सकते हैं कि एक यहाँ से है, फिर यहाँ नहीं मिल रहा है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यानी एक लाइनिंग में नहीं है। एक अगर सिंगल लाइन इस पर खींचना चाहे हम लोग तो देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे अणु जो है साइड हो रहा है। एक ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन इसको देखिए, ये साइड हो गया, फिर ये मिल गया, ये साइड हो गया। तो ये एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होता है, अनियमित क्रम में होता है। क्या होता है? अनियमित होने के कारण ये अक्रिस्टलीय हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है, अगर किसी भी ठोस को, किसी भी वस्तु को अगर क्रिस्टलीय होना है, कठोरतम होना है, तो उसके लिए एक लाइन में लगना जरूरी है। लाइन में क्या है प्यारे साथियों, होना बहुत ही जरूरी है, यानी नियमित ज्यामिति में होना बहुत ही जरूरी है। अनियमित अगर आप हो जाते हैं, अनियमित का मतलब हमने आपको बताया, ये बॉक्स है और इस प्रकार से अनियमित किसी भी प्रकार इधर बिखरा हुआ है लड्डू की तरह, तो ये अनियमित प्रकार कहलाता है। अगर इस प्रकार से व्यवस्थित कण, अणु, परमाणु या आयन होंगे तो वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे कि कांच हमने बताया, जी हाँ, कांच का जैसे बताया खिड़की में लगे रहते हैं, दरवाजे में लगे रहते हैं, इसको एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं कांच को। रबर में भी ठीक इसी प्रकार होता है, इसलिए आप देखते हैं कि रबर को जब खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं तो वो लमरने लगता है। खींचने पर क्या होता है, लमरने लगता है, तो वो भी अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच जब आप देखते हैं तो ये मौसम के अनुसार क्या होता है, मौसम में क्या हो जाता है प्यारे साथियों, देखिएगा ऊपर इस प्रकार अगर कांच है तो ऊपर से तो पतला रहता है लेकिन नीचे से मोटा हो जाता है, जिस कारण से ये कांच के दरवाजे लगता भी नहीं रहता है, याद रखिएगा। तो ये इसी प्रकार होता है, एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस कांच कहलाता है और ऊपर से झूठा ठोस भी इसे फॉल्स सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स सॉलिड भी इसे बोलते हैं। प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं, ये भी अक्रिस्टलीय एमॉर्फस सॉलिड्स के अंतर्गत आता है। ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्रिस्टलीय जालक यानी क्रिस्टल लैटिस। अब बात कर लेते हैं साथियों क्रिस्टल जालक की यानी क्रिस्टल लैटिस की। चलिए जानते हैं एक एक करके क्रिस्टल जालक क्या होता है यानी क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो कहता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, अणु परमाणु या आयन जो होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविमीय व्यवस्था होती है। क्या होती है? त्रिविमीय व्यवस्था होती है। इस त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जालक कहते हैं, जैसा कि आपके सामने अभी ये पूरी तरह से नजर आने वाला है। एक और परिभाषा है इसका, जरा उसको भी देख लेते हैं। कहता है एक्स, वाई और जेड, क्या एक्स, वाई, जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने पर बनी जटिल संरचना, क्या जटिल यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया जा रहा है, क्रिस्टल जालक कहलाती है। चलिए
जैसे क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है। क्रिस्टल जालक में किसी भी अवयवी कण है उसको हम लोग किससे व्यवस्थित करते हैं, बिंदु से व्यवस्थित करते हैं, जैसा कि बिंदु से हमने आपको व्यवस्थित करके दिखलाया था। ठीक है, तो किया जाता है जिसे जालक बिंदु या जालक स्थान कहते हैं। चलिए समझते हैं हम लोग इसके बारे में। जैसा कि ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने है और एक्स वाई जेड के आकार में है, बना हुआ है, देखिए एक्स वाई और जेड, इसी को त्रिविमीय अवस्था कहते हैं। ये इसके पीछे वाला यहाँ पे कोना उठाया गया है, याद रखिएगा, पीछे वाला एंगल, और एंगल देखिए कि ये अल्फा बीटा और गामा पर यहाँ पे ये घूम रहा है, अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा, इस प्रकार से ये घूमते हुए है। तो इसी को क्या बोलते हैं, त्रिविमीय अवस्था। त्रिविमीय अवस्था इसी को हम लोग बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पे इसका दिखा देते हैं। कहता है एक्स वाई जेड तीनों अक्षर पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करना, यानी अवयवी कणों को अगर व्यवस्थित कर रहा है तो इसी है क्रिस्टल जालक, यानी क्रिस्टल जालक हम लोग कह सकते हैं। त्रिविमीय अवस्था होना जरूरी है। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि किया गया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल का था। चलिए अब हम बात करते हैं एकक कोशिका या इकाई सेल, यूनिट सेल के बारे में। एकक कोशिका इकाई सेल यानी यूनिट सेल क्या होता है उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। और आपके एग्जाम में यहाँ से जो है क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। कहता है कि एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग है। क्या है, एकक कोशिका जो है क्रिस्टल जालक का, प्यारे साथियों, एकदम सूक्ष्मतम भाग है जिसकी तीनों विमाएं एक्स वाई जेड, जैसा कि चित्र में बताया था, में बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। यानी बार बार उसी चीज की पुनरावृत्ति हो जाती है और संपूर्ण जालक की क्या हो जाती है, निर्माण हो जाती है। एकक कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन से होती है, तो पहला है कि सरल घनीय एकक कोशिका और दूसरा है केंद्रीय एकक कोशिका। सरल घनीय एकक कोशिका क्या होती है और केंद्रीय कोशिका क्या होती है, समझते हैं। सरल घनीय एकक कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं एसएससी। एसएससी ये जो होता है, सॉरी एससीसी, एससीसी यही फेमस है, इसका क्या है, यही फेमस है, याद रखिएगा, और इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान पूर्वक देखिएगा। एससीसी क्या होता है, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोशिका के कोनों पर ही उपस्थित रहते हैं। किसके, कोशिका के कोण पर। मान लीजिए ये एक घन है तो इसके सिर्फ कोना पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी सिर्फ कोना पर ही उपस्थित रहते हैं। सरल घनीय एकक कोशिका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहने का मतलब केवल कोना पर उपस्थित है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी वह कोशिका जिसमें अवयवी कण यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं केवल कोने पर क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। सरल घनीय एकक कोशिका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है। और इसके बारे में जानते हैं तो अगर प्रति इकाई अगर इसका निकालने के लिए बोलेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, यानी इसमें प्रति इकाई सेल में कोणों की कुल संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होता है, इस प्रकार के एक घन होता है, याद रखिएगा, इस प्रकार के। ये तो आप लोगों ने बचपन से ही बनाते होइएगा, इस प्रकार के होता है। अगर ईंट के आप देखते हैं, ईंट, जी हाँ दोस्तों, ईंट जिससे आप दीवार बनाते हैं उसमें क्या होते हैं, चार इस साइड से, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, और 4 1 2 3 4 पीछे भी है, 4 आगे है और 4 क्या है, पीछे भी इसमें कोने होते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा 8 गुने 1, क्योंकि हर एक कोना अपना अपना भागीदारी रखता है, यानी एक कोना टोटल 8 कोने से कनेक्ट है। ठीक है, तो 8 गुने 8, और कितने कोने हैं, तो 8 कोने हैं। 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, टोटल यहाँ पे निकल के आएगा 1। तो ये क्या होगा, प्रति इकाई सेल में अगर आपसे पूछा जाएगा कणों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा मात्र 1 होती है। प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है।
तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि BCC यानी बॉडीड सेंट्रल क्यूबिक सेल में कणों की कुल संख्या यानी इकाई सेल में कणों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए और याद रखिएगा, ये आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट माना जाता है ये, और बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, केंद्रिक एकक कोशिका। आखिर केंद्रिक एकक कोशिका क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। कहता है वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोशिका के कोनों के अतिरिक्त, जी हाँ, सिर्फ कोने पर ही नहीं है, सिर्फ इस कोने पर भी नहीं, इसके अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर यानी अन्य जगहों पर भी उपस्थित रहते हैं, केंद्रिक एकक कोशिका कहलाती है। अब जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ रहती है, सिर्फ कोने के बाद वो कहाँ रहती है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, इसको समझ लेते हैं। ये तो और ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 प्रकार की होती है। अंत केंद्रिक कोशिका एकक कोशिका जिसे BCC बोलते हैं, ये तो आप लोगों ने देख लिया। दूसरा है फलक केंद्रिक की एकक कोशिका FCC, ये कब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है FCC, ठीक है। उसके बाद किनारा केंद्रित या अंत केंद्रित केंद्रिक एकक कोशिका जिसे SCC बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके, आप लोगों ने सभी को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कहता है अंत केंद्रिक एकक कोशिका यानी BCC के बारे में। तो इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा, आपसे वहीं से पूछा जाएगा। कहता है वह कोशिका जिसमें अवयवी कण जो है कोनों के अतिरिक्त एक कोशिका के केंद्र पर भी उपस्थित रहता है। कहाँ पे? कोना के अतिरिक्त एक कोशिका के केंद्र पर भी रहता है। इस प्रकार का हम घन जो होता है उसको बना लेते हैं, इस प्रकार से इसको अट्रैक्ट कर देते हैं आपस में। और देखिए यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा छोटा पिक्चर्स है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये क्या है यहाँ पे क्या है, ये देखिएगा। इस कोने के अलावा प्यारे साथियों, इस कोने के अलावा क्या है यहाँ पे आपस में कहाँ पर भी उपस्थित है, इस यहाँ पे बीच में क्या है, इसका केंद्रक है। ये क्या है यहाँ पे, क्या है, सेंट्रल है, सेंट्रल। और ये क्या है, कॉर्नर है। ये क्या है, कॉर्नर। तो यही बोलता है BCC कि कोने के अतिरिक्त एक कोशिका के केंद्र पर भी उपस्थित है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। इंग्लिश नाम ही आपका यहाँ पे उत्तर दे सकता है कि बॉडी और सेंट्रल मतलब केंद्रिका यूनिट सेल, यानी एक एक कोने के अलावा भी एक केंद्रक पर भी उपस्थित रहता है। इसी को हम लोग BCC बोलते हैं। ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। कहता है इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या बता दीजिए, किसमें, BCC में। प्रति इकाई सेल में अवयवों की कणों की संख्या क्या हो जाएगी, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जैसा कि आपको बताया कि एक एक कोना पर तो निश्चित रूप से रहता ही है। एक एक क्या रहता है, यहाँ पे कोना पर रहता है। इसको जरा मिला देते हैं। एक एक क्या रहता है, कोना पर रहता है। तो यहाँ पे आप गिन सकते हैं कितना हो गया, टोटल 8 हो गया। 2 यहाँ पे 2 और 2 3 और 4, इधर से 5, इधर से 6, 7 और 1 यहाँ से 8। तो 8 गुने 1 तो ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि एक एक भागीदारी रखता है। प्लस 8 क्या है, यहाँ पे सभी कोना पर है। एक क्या है, ये एक इसके केंद्र पर भी है। कहाँ पे है, केंद्र पर है। तो एक प्लस में नीचे जुड़ जाएगा। 8 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 8 से 8 कैंसिल, तो 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे 9। ये क्लियर हो गया आपको। तो यानी 2 यहाँ पे अवयवी कोणों की संख्या निकल के आती है। कितनी आती है, 2 आती है। इसको अभी और जटिल में अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सॉरी, इस प्रकार से ये गुना नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे 8 जो है, सॉरी वहाँ पर वही 1 मिनट समझाने का प्रयास है। तो ये जो 8 है प्यारे साथियों, ये 8 इधर रहेगा, प्लस में इधर 1 आएगा। तो ये जो है 8 से 8 कट जाएगा, इधर 1 और इधर 1, टोटल के टोटल 2 जो है अवयवी कणों की संख्या निकल के आती है इसको लेकर। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अगला पर चलते हैं, फलक केंद्रिक एकक कोशिका।
फलक केंद्रिक एकक कोशिका क्या होती है, एफसीसी क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो कहता है वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त एकक कोशिका के प्रत्येक फलकों के केंद्र पर, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण जो है फल कोनों के अतिरिक्त यानी कोना के अलावा एकक कोशिका के प्रत्येक फलक के केंद्र पर, किस पे, फलक के केंद्र पर उपस्थित रहते हैं, फलक केंद्रिक एकक कोशिका यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है। चलिए इसके भी अगर अवयवी कणों की कुल संख्या अगर आपसे पूछेगा एफसीसी में तो कितना बताइएगा, 4 बताइएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कितना बताइएगा, टोटल एफसीसी के 4 बताइएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 गुने 1, जैसा कि पता है एक घन में टोटल 8 होते हैं। एक ईंटें अगर उठाइएगा तो 8 कोना होगा और 8 कोना एक एक भागीदारी रखता है। प्लस में यहाँ पे 8 कोना है इसलिए 8 से भाग, प्लस में इधर देखिए 6 गुने 1, जैसा कि बताया कि प्रत्येक फलक यानी ये जो फलक है इसके सेंटर पर आता है, तो ये टोटल 6 से भागीदारी लगाएगा, तो 6 गुने 1 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, कितना होगा 2, क्योंकि ये 2 के बीच में। अगर इसको काटते हैं तो इधर 1 आता है, इधर 3 आता है, टोटल के टोटल 4 जो हो जाएगा यहाँ पे कुल संख्या अवयवी कणों का निकल के आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे सभी का स्ट्रक्चर्स दिया गया है, आप लोग समझ लीजिए। सिंपल क्यूबिक सेल का ये स्ट्रक्चर्स है, जैसा कि हमने बताया कि सभी यहाँ पे घन के चारों कोने पर भी होता है सिंपल में, यानी एससीसी में जो होता है केवल चारों कोने पर होता है। उसी प्रकार बीसीसी यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल में क्या होता है, कोने के अलावा जो होता है एक सेंट्रल पर होता है, यानी एक केंद्र पे होता है, और केंद्र पर भी देख लीजिए सब अपना अपना भागीदारी इससे भी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, ऊपर हो या नीचे हो सब देखिए कनेक्ट है। तो इसमें भी स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। थर्ड एक स्ट्रक्चर्स है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम यानी एफसीसी। एफसीसी जैसा कि बताया कि 4 कोने के अलावा 2 फलक के केंद्र पर होते हैं। फलक के केंद्र के अलावा कहने का मतलब होता है एक ये इधर वाला फलक और एक उधर वाला फलक, ठीक, यानी जो ईंटा होता है ईंटा की एक आगे साइड एक पीछे साइड, और दोनों के केंद्र पर होते हैं, और ये देखिए आपस में सभी अट्रैक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक था सिंपल क्यूबिक सिस्टम बॉडी सेंटर्ड का था, और एक एफसीसी का था। ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो बात हम आगे के भी आज कर ही लेते हैं। तो किनारा केंद्रित यानी अंत केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है एससीसी। तो कहता है वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त एक कोशिका के विपरीत फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। कहाँ पे, एक कोशिका है प्यारे साथियों, और कोशिका के क्या होते हैं यहाँ पे विपरीत फलक भी होते हैं। एक इधर के फलक है तो ये एक इधर वाला भी फलक है, तो इसके केंद्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। किनारा केंद्रित यानी अंत केंद्रित एकक कोशिका यानी साइड सेंटर्ड यूनिट सेल उसको हम लोग कहते हैं। जिसके स्ट्रक्चर्स भी आपके यहाँ पे दिया गया है। हमने नीचे वाले फलक के बारे में बताया, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में ऊपर वाले में बताया गया है। समझ लेते हैं। प्रति इकाई अवयवों की कणों की संख्या अगर आपको निकालने के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला है। 8 तो अपना भागीदारी निभाता है, यह तो आपको पता ही, 8 गुने 1 प्लस 8, ठीक है। प्लस में क्या है, 2 फलक के केंद्र, जैसा कि एक फलक नीचे एक फलक ऊपर। अभी स्ट्रक्चर्स ऊपर और जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक यहाँ हो गया, एक ठीक इसके विपरीत नीचे होगा, तो यानी 2 यहाँ पे और एक एक के साथ अपना साझेदारी करता है। प्लस में यहाँ पे 2 है तो कट कीजिएगा, एक प्लस इधर भी एक टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर्स में देखिए, जैसा कि 2 फलक के केंद्र पर आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक तो ये है प्यारे साथियों, ये तो इसका सभी चारों कोना पर आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक फलक इधर है और एक यहाँ पे ये फलक, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फलक से ये कंडक्ट है, देख सकते हैं आप, 2 फलक आपस में इस प्रकार से होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। साइड सेंटर्ड यूनिट सेल का ये क्या है आपके पास था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल में दोष।
क्रिस्टल में आखिर दोष क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। बाकी बात आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है प्रत्येक स्टूडेंट को, और इसी प्रकार क्लास में बने रहना है। साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते जाना है, एक लाइक प्लीज आप लोग करके जाए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे, 2025 को फोड़ते रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।